हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ वेदांता कॉमर्स। आज के इस क्लास में हम लोग एनपीओ का सेकंड क्लास डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि इससे पहले एक और क्लास नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो कि 12th कॉमर्स का अकाउंट से रिलेटेड एक चैप्टर है, उसमें हम लोग एक वीडियो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और आज के इस क्लास में सेकेंड वीडियो डिस्कस करने वाले हैं। सेकेंड वीडियो में हम लोग फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किए हैं कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, फीचर्स क्या होते हैं, कौन कौन से अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होते हैं, बहुत सारे डिफरेंसेस हम लोग डिस्कस किए। आज के क्लास में सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में कि जो कि एनपीओ में जनरली यूज किया जाता है। तो कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में स्पेशली यूज किए जाते हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे और डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं और थोड़ा बहुत और कॉन्सेप्ट देखेंगे जो अगर टाइम रहा तो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, कुछ बेसिक टर्म्स है आपके पास आपके सामने जिसको हम लोग को सबसे पहले डिस्कस करना है। सबसे पहला कह रहा है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन के बारे में कल हम लोग थोड़ा बहुत चर्चा किए थे। सब्सक्रिप्शन क्या होता है? तो आपको पता है कि एनपीओ जो है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है, वो मेंबर के द्वारा चलाया जाता है और मेंबर कुछ ना कुछ पैसा देते हैं हर महीने। तो हर महीने मेंबर के द्वारा जो पैसा मिलेगा वो क्या कहलाएगा? सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन डिस्कस करने से पहले हम आपको समझा दे थोड़ा एक्सपेंस और इनकम। इनकम और एक्सपेंस के बारे में थोड़ा समझा दे कि क्या होता है, किस तरीके का होता है। देखिए, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो इसे थोड़ा ध्यान से समझिए। देखिए, इनकम की बात करें या फिर रिसिप्ट की बात करें, रिसिप्ट की बात करें तो दो तरीके का रिसिप्ट होता है। एक रेवेन्यू रिसिप्ट और एक होता है कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, दो तरीके का रिसिप्ट होता है। अगर मान लीजिए जनरल नेचर का रिसिप्ट है, रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है? रेवेन्यू रिसिप्ट वो रिसिप्ट होता है जो जनरल नेचर का होता है। जनरल नेचर का मतलब कॉमन, जो रेगुलरली मिलता है, रेकरिंग नेचर का होता है, जो आपको बार बार मिलेगा। जैसे सब्सक्रिप्शन मेंबर लोग हर महीने देगा, न्यूज़पेपर बेच के पैसा आया, हॉल को रेंट पे दिए वो पैसा आया। तो जो नॉर्मल है वो रेकरिंग नेचर का होता है, जो जनरली बार बार मिलेगा, उसको कहेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट। और कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है? कैपिटल रिसिप्ट वो रिसिप्ट होता है, कैपिटल रिसिप्ट वो रिसिप्ट होता है जो स्पेसिफिक होता है। स्पेसिफिक कहने का मतलब, स्पेसिफिक कहने का मतलब किसी खास मकसद के लिए मिला। जैसे बिल्डिंग बनाने के लिए डोनेशन मिला है, स्पोर्ट्स क्लब बनाने के लिए मिला है। एक एनजीओ में जैसे मान लीजिए मंदिर है, तो हो सकता है कि एक मंदिर और बनाने के लिए मिला, या फिर मान लीजिए कि एक स्पोर्ट्स क्लब है, तो स्पोर्ट्स क्लब को डोनेशन मिला मैच कराने के लिए, स्टेडियम बनाने के लिए, पवेलियन बनाने के लिए, स्विमिंग पूल बनाने के लिए। तो ये सब जो है स्पेसिफिक हो जाता है। तो अगर स्पेसिफिक किसी खास पर्पस के लिए मिला है तो उसको बोलेंगे कैपिटल रिसिप्ट। और अगर बार बार मिल रहा है, नॉर्मल सा है, तो वो हो जाएगा रेवेन्यू रिसिप्ट। रिसिप्ट का जो जगह है, रिकरिंग नेचर का जो है, यानी कि रेवेन्यू रिसिप्ट कहाँ जाता है? रेवेन्यू रिसिप्ट जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। और कौन से साइड में? इनकम साइड में। ठीक है, मगर स्पेसिफिक फंड जो मिलता है वो जाता है बैलेंस शीट में, और वो भी कौन से साइड में? लाइबिलिटी साइड में। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे बिल्डिंग फंड मिला, स्पोर्ट्स फंड मिला, तो ये स्पेसिफिक है, तो ये कहाँ लिखाएगा? लाइबिलिटी साइड में। पर अगर आपको रेंट मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है या फिर सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, तो ये कहाँ लिखाएगा आपका? इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में। नेक्स्ट है टॉपिक एक्सपेंडिचर, एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस भी दो तरीके का होता है। ठीक है, पेमेंट जो आप करते हैं, पेमेंट जो आप करते हैं वो भी दो तरीके का होता है। एक होता है रेवेन्यू पेमेंट और एक होता है कैपिटल पेमेंट। ठीक है, तो रेवेन्यू पेमेंट की अगर बात करें तो रेवेन्यू पेमेंट वो पेमेंट होता है जो जनरल नेचर का होता है, जो रेकरिंग बेसिस पे अकर होगा।
ठीक है। रिकरिंग बेसिस पे करोगा मतलब बार बार आपको पे करना पड़ेगा, जैसे सैलरी वर्कर को देंगे, वेजेस देंगे, या फिर रेंट दे रहे हैं, या फिर कुछ एक्सपेंसेस करा रहे हैं छोटा मोटा, तो ये वैसा एक्सपेंस, जैसे मैगजीन आपके एनजीओ में आता है, तो ये सब मैगजीन के ऊपर जो खर्च हो रहा है, ग्राउंड को मेंटेन करने के लिए कुछ खर्च कर रहे हैं, है ना, बिल्डिंग का रेंट दे रहे हैं, तो ये बेसिकली रिकरिंग नेचर का पेमेंट है, और ये आपको बार बार पेमेंट करना पड़ता है, इसलिए इसको रेवेन्यू पेमेंट बोलेंगे। कैपिटल पेमेंट मतलब वो पेमेंट जिससे आपका एसेट्स क्रिएट हो, है ना, एसेट्स क्रिएट हो, या फिर वैसा पेमेंट जो स्पेसिफिक फंड से रिलेटेड है। तो कैपिटल पेमेंट का एंट्री जो है वो बैलेंस शीट में जाता है, और रेवेन्यू नेचर का जो पेमेंट है वो एक्सपेंडिचर साइड में जाता है। एक इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट के एक्सपेंडिचर अकाउंट एक्सपेंस साइड में जाएगा, यानी कि डेबिट साइड में जाएगा। ये तो एक रफ आइडिया आपको हम दिए। अब एक एक करके जब डिस्कस करेंगे तो आपको और इसमें कंफर्मेशन मिलेगा। तो बेसिकली हम बात करें सब्सक्रिप्शन की, तो सब्सक्रिप्शन क्या होता है, वो पैसा जो मेंबर के द्वारा मिलता है रेगुलरली, तो जो रेगुलरली मिल रहा है तो वो आपके लिए इनकम हो जाएगा, और इनकम कहाँ जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के कहाँ, इनकम साइड में, ठीक है। लाइफ मेंबरशिप फी, लाइफ मेंबरशिप फी क्या होता है, कोई बंदा अगर लाइफ मेंबरशिप फी दे रहा है, इसका ये मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि आप लाइब्रेरी क्लब से जुड़ना चाहते हैं या फिर स्पोर्ट्स क्लब से जुड़ना चाहते हैं, तो आपको एक वन टाइम पेमेंट करना पड़ेगा, वन टाइम फी पेमेंट करना पड़ेगा, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइफ मेंबरशिप फी बोलते हैं। तो ये लाइफ मेंबरशिप फी जो है कभी कभी मिलता है, इसलिए ये आपका पोस्टिंग जो है वो एक तरीके का कैपिटल रिसिप्ट कहलाएगा, और कैपिटल रिसिप्ट जो है वो कहाँ जाता है, कैपिटल रिसिप्ट जाता है बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में जाता है। तो ये पॉइंट आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, है ना, कैपिटल रिसिप्ट बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में जाता है। नेक्स्ट है आपका इंडोमेंट फंड। इंडोमेंट फंड क्या होता है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इंडोमेंट फंड एक तरीके का गिफ्ट के तौर पे जो पैसा मिलता है स्पेसिफिक पर्पस के लिए, जैसे मान लीजिए मंदिर में कोई आया, मंदिर में देखा, बोला कि भाई गणेश जी के हम भक्त हैं, गणेश जी का एक अलग से फ्लोर होना चाहिए, और वो गणेश जी के लिए एक गिफ्ट दिया, और बोला कि इसके लिए गणेश जी के लिए अलग से फ्लोर बना दो, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक, और ये गिफ्ट है एक तरीके का। तो वैसा गिफ्ट जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिल रहा है उसको हम लोग बोलते हैं इंडोमेंट फंड, ठीक है। और ये एक तरीके का कैपिटल रिसिप्ट है, इसको भी क्या माना गया है, कैपिटल रिसिप्ट, क्योंकि कभी कभी मिलता है ये, और चूंकि ये कैपिटल रिसिप्ट है इसलिए ये बैलेंस शीट के कहाँ जाएगा, लाइबिलिटी साइड में जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग डिस्कस किए ये पॉइंट। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका एंट्रेंस फी, एडमिशन फी। एंट्रेंस फी मतलब जैसे मान लीजिए आप कोई मैच कराए, अब मैच कराए हो, तो मैच करा रहे हैं तो एंट्रेंस फी मिलेगा, कोई न्यू मेंबर जुड़ रहा है तो एंट्रेंस फी देगा। तो ये जनरली इसमें थोड़ा सा जो आपका कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा बटा हुआ है, आपको समझना पड़ेगा। देखिए, अगर क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन अगर साइलेंट है, बस बोल दिया एंट्रेंस फी या फिर एडमिशन फी, तो इसको मान लेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट। दो तरीके का होता है ना, एक कैपिटल रिसिप्ट होता है और एक रेवेन्यू रिसिप्ट होता है। तो कैपिटल रिसिप्ट कहाँ जाता है, बैलेंस शीट में, पर रेवेन्यू रिसिप्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाता है। तो क्वेश्चन अगर साइलेंट है तो हम लोग मान लेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट, और ये चला जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। पर अगर क्वेश्चन बोल रहा है कि नहीं, इसको कैपिटल रिसिप्ट मानना है, तो अगर कैपिटल रिसिप्ट मान रहा है तो फिर आप कहाँ लिखोगे, बैलेंस शीट में लिखोगे। ये थोड़ा ध्यान में रखना पड़ता है, मतलब क्वेश्चन साइलेंट है कि नहीं ये आपको देखना पड़ेगा, और मान लिया साइलेंट है तो आराम से रेवेन्यू रिसिप्ट मान के आप उसका पोस्टिंग कर दीजिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और इसी बात को यहाँ पर लिखा भी है, खास बात क्या है कि यहाँ पे लिखा भी है, देखिए, इन द एब्सेंस ऑफ a specific instruction in the examination, entrance fee may be treated as a revenue receipt and as such may be shown in the credit side of the income and expenditure account। और अगर रेवेन्यू रिसिप्ट है तो हम इसको कहाँ शो करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करेंगे।
और अगर मान लीजिए कैपिटल रिसिप्ट बोल रहा है, तो अगर स्पेशली क्वेश्चन बोल रहा है कि कैपिटल रिसिप्ट है, तब तो आपको बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लिखना पड़ेगा, है ना, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लिखना पड़ेगा। तो ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पे कि क्या है। एक क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग दिया है, हम लोग चर्चा करेंगे, पहले ये देख लेते हैं और जो बेसिक सा टर्म है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका डोनेशन। डोनेशन क्या होता है? डोनेशन कहने का मतलब भाई जो दान पुण्य आ रहा है, अब क्लब है, जैसे कोई लाइब्रेरी में पढ़ रहा है, अब पढ़ लगा कि नहीं बहुत अच्छा काम कर रहा है ये लाइब्रेरी, डोनेशन दे दिया। तो डोनेशन भी दो तरीके का होता है, डोनेशन भी आपका दो तरीके का होता है, ठीक है। एक होता है स्पेसिफिक और एक होता है जनरल। तो स्पेसिफिक वो होता है जो किसी खास पर्पस के लिए डोनेशन मिल रहा है, जैसे नया बुक खरीदने के लिए, या फिर कोई बंदा स्पोर्ट्स क्लब का है, धोनी आया स्पोर्ट्स क्लब में, बोला ये लीजिए 50 लाख रुपया, एक टूर्नामेंट कराइए क्रिकेट का, ठीक है, हमको इसका रिपोर्ट चाहिए। तो स्पेसिफिक फंड है, ये टूर्नामेंट के लिए फंड मिला है। तो ये जो है स्पेसिफिक जो है, ये जाता है बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। क्यों? क्योंकि इसको हम लोग कैपिटल रिसिप्ट मानते हैं, क्योंकि ये कभी कभी मिलता है। और जनरल डोनेशन मतलब जैसे मंदिर में आया, दान पेटी में दान पुण्य कर दिए, या फिर हम लाइब्रेरी में गए, लाइब्रेरी में ऐसे ही डोनेट कर दिए 50,000 रुपया, 1 लाख रुपया, इट डजंट मैटर, ठीक है ना। तो जनरल डोनेशन क्या होता है? जो आपका जनरली किसी बर्डन के साथ नहीं आता है, बस ये पैसा कहीं भी यूटिलाइज किया जा सकता है। हॉस्पिटल गए, वहां पे 20,000 रुपया डोनेट कर दिए, कोई खास पर्पस नहीं है, तो ये हो जाएगा जनरल डोनेशन। पर हम हॉस्पिटल में 5 लाख रुपया दिए और बोले कि ये कैंसर के पेशेंट के लिए यूज करना है, तो फिर ये स्पेसिफिक डोनेशन हो जाएगा, ठीक है। तो जनरल डोनेशन जो है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाता है, इनकम साइड में, यानी कि क्रेडिट साइड में। और क्यों जाता है? क्योंकि इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेवेन्यू रिसिप्ट बोलते हैं। तो दो तरीके का रिसिप्ट होता है, या तो कैपिटल रिसिप्ट या तो रेवेन्यू रिसिप्ट। तो वही आपको दे रहा है यहाँ पे, स्पेसिफिक और जनरल। नेक्स्ट है लेगेसी। लेगेसी क्या होता है? देखिए, ये थोड़ा फिल्मी स्टाइल में, आप देख जानते हो कि बहुत सारे मूवी में देखे होंगे कि एक बूढ़े इंसान है, वो अपने बेटा बेटी से परेशान है, तो वो क्या करते हैं, मरने से पहले अपनी वसीयत में लिख देते हैं कि मेरे मरने के बाद मेरा प्रॉपर्टी मेरे बच्चों को ना मिले, क्योंकि वो जिंदगी भर हमको बहुत तंग किया। वो किसी दान पुण्य है ना, किसी चैरिटेबल सोसाइटी को के नाम पे करके चला गया। तो अब जैसे मान लीजिए कि एक ऑर्फनेज है और एक स्कूल है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को पढ़ाता है। अब कोई इंसान अपने वसीयत में लिख के चला गया कि मेरे मरने के बाद ये सारा प्रॉपर्टी जो मेरा है वो इस स्कूल का हो जाए। तो इस ये जो स्कूल को मिल रहा है प्रॉपर्टी, तो इसके लिए क्या हो गया? इनकम, ठीक है। और इस तरीके का कांड जनरली बार बार नहीं होता, ट्रांजेक्शन बार बार नहीं होता, कभी कभी होता है। तो इसलिए इसको बोलेंगे कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट वो रिसिप्ट होता है जो कभी कभी मिले, और रेवेन्यू रिसिप्ट जो बार बार मिलता है। तो लेगेसी इस तरीके का, कोई लिख के अपने प्रॉपर्टी का पेपर में आपके डोनेशन देकर चला गया, ऐसा बार बार नहीं होता है, ठीक है। तो देखो क्या करा, इट इज द अमाउंट विच नॉन प्रॉफिट एंटिटी रिसीव, एनपीओ मिलता है एज पर विल, विल मतलब होता है वसीयत, विल ऑफ अ डिसीज्ड पर्सन, और डिसीज्ड पर्सन मतलब होता है मरा हुआ व्यक्ति। तो मरा हुआ व्यक्ति के तौर पे जो पैसा मिल रहा है उसको हम लोग लेगेसी बोलते हैं। और ये कहाँ जाता है? ये इसको क्या मानते हैं? कैपिटल रिसिप्ट। और कैपिटल रिसिप्ट है तो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में जाएगा, ठीक है। चलिए, ये जनरली होता है ऐसा। चलिए, तो नेक्स्ट है लेगेसी के बाद सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स, पुराना एसेट्स बेचे। तो जब पुराना एसेट्स आप बेचते हो तो बेच के कुछ पैसा आता है, और जब पुराना एसेट्स बेचेंगे तो आपका एसेट्स जो है वो क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक तरीके का क्या है? कैपिटल रिसिप्ट ही है। नेक्स्ट है आपका सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर एंड स्पोर्ट्स मटेरियल। पुराना न्यूज़पेपर जो रद्दी का है, 2 साल 1 साल से जमा पड़ा है, 2 महीने से जमा पड़ा है, उसको जो बेचते हैं उससे भी जो पैसा मिलता है उसको क्या कहते हैं? रेवेन्यू रिसिप्ट।
और ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाता है, कौन से साइड में, इनकम साइड में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका पेमेंट ऑफ ऑनरियम। पेमेंट ऑफ ऑनरियम मतलब होता है वो पर्सन जो आपके इंस्टीट्यूशन का एम्प्लॉय तो नहीं है, आपके इंस्टीट्यूशन में रहता तो नहीं है, मगर उनके रिस्पेक्ट में कुछ आप खर्च करें। जैसे मान लो एक लाइब्रेरी हम लोग चलाते हैं मिल के, ठीक है, आप वहां नीतीश कुमार को इनवाइट किए कि आइए थोड़ा सा, है ना, मतलब आप इस लाइब्रेरी का थोड़ा आकर्षण का केंद्र बनिए। तो उस केस में अब नीतीश कुमार जी आएंगे या फिर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आएंगे, तो जाहिर सी बात है उनके रिस्पेक्ट में कुछ खर्च करना पड़ेगा, है ना। तो उनके रिस्पेक्ट में जो खर्च करेंगे वो तरीके का क्या कहलाएगा, पेमेंट ऑफ ऑनरियम। ऑनरेरियम मतलब होता है किसी के रिस्पेक्ट में कुछ खर्च करना। द अमाउंट पेड टू पर्सन हु आर नॉट एम्प्लॉय ऑफ द इंस्टीट्यूशन, है ना, वो इंस्टीट्यूशन के पार्ट नहीं थे मगर उनको उनके ऊपर खर्च किया गया या फिर उनको पे किया गया इस वजह से, ठीक है। चलिए अभी हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़े थे यहाँ पे, रिसिप्ट एंड पेमेंट इन इंट्रेंस फी के बारे में। हम आपको क्या बताएं इंट्रेंस फी में, कि इंट्रेंस फी का क्या होता है कहानी, कि अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आप क्या मानते हो, रेवेन्यू रिसिप्ट, और अगर रेवेन्यू रिसिप्ट है तो ये कहाँ जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में। पर अगर आपका ये कह रहा है कि नहीं आप इसको कैपिटलाइज करिए, यानी कि कैपिटलाइज करिए मतलब कि इसको कैपिटल रिसिप्ट मानिए, और कैपिटल रिसिप्ट अगर बोलेगा तो आपको बैलेंस शीट में लिखना पड़ेगा लाइबिलिटी साइड में। तो ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, ठीक है। अच्छा अब देखते हैं कि कुछ एग्जांपल्स आपको दे रहा है तो उसके हिसाब से क्या होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, ये क्या कह रहा है, हाउ विल यू डील विद द एंट्रेंस फी व्हाइल प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट ऑफ न्यू दिल्ली स्पोर्ट्स क्लब। एक न्यू दिल्ली का स्पोर्ट्स क्लब है, 31 मार्च 2017 का कहानी है। कह रहा है 2016-17 में एंट्रेंस फी रिसीव्ड 1,20,000। बस सिंपल सा क्वेश्चन है कि 2016-17 में एंट्रेंस फी कितना मिला है, 1,20,000। तो ये जो पैसा मिल रहा है ये आपके लिए इनकम हो जाएगा, और इसको लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इनकम साइड में। तो पहला क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए यहाँ पे बनाया है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एज ऑन 31 मार्च 2017, और इनकम साइड में क्रेडिट साइड में एंट्रेंस की 1,20,000 लिख दिया। चूंकि ये पार्ट ऑफ क्वेश्चन है तो इतने में ही कंप्लीट कर दिया, इसको बैलेंसिंग करने का दरकार नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सब क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर 16-17 एंट्रेंस फी मिला है 1,20,000। इट इज द पॉलिसी ऑफ द क्लब टू ट्रीट एज रेवेन्यू रिसिप्ट। ये पॉलिसी है क्लब का कि रेवेन्यू रिसिप्ट माने। तो देखो ना बोलेगा तब भी रेवेन्यू रिसिप्ट मानेंगे, और अगर बोल दिया तब तो भाई कोई बात ही नहीं। तो रेवेन्यू रिसिप्ट अगर बोल रहा है तो बस केस 2 में भी वही काम हो रहा है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाए और एंट्रेंस फी कितना लिख दिए, 1,20,000 रुपया। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, ड्यूरिंग द ईयर 16-17 एंट्रेंस फी मिला 1,20,000। इट इज द पॉलिसी टू ट्रीट एज कैपिटल रिसिप्ट। यहाँ पे क्या बोल रहा है, कैपिटल रिसिप्ट। तो आपको हम बताए थे कि जब कैपिटल रिसिप्ट बोल दे तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बैलेंस शीट में पोस्टिंग करते हैं लाइबिलिटी साइड में, है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर आपका जो है वो बैलेंस शीट बना रहा है, बैलेंस शीट बनाया है एज एट 31 मार्च 2017। अच्छा इंट्रेंस फी को हम लोग जनरली ऐड करते हैं कैपिटल फंड में, हालांकि नहीं दिया छोड़ दो, आप डायरेक्ट डैश कर दिए अमाउंट और ऐड किए एंट्रेंस फी कितना, 1,20,000 रुपया, और अगर दोनों अमाउंट रहता तो जोड़ के यहाँ पे लिख देते। तो बस आपको ये यहाँ पे समझना है कि एंट्रेंस फी का अगर कैपिटल रिसिप्ट बोले तो आप लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे बैलेंस शीट पे, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर 16-17 एंट्रेंस फी रिसीव्ड 1,20,000 रुपया। अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी क्लब 30% एंट्रेंस फी इज टू बी कैपिटलाइज। 30% को कैपिटलाइज करना, कैपिटलाइज करना मतलब दो पार्ट में बांटना है। अब जैसे बोल रहा है आपको
कि 1,20,000 रुपया मिला है, 30% अलग है और 70% अलग है, और 30% को कैपिटलाइज करना है, यानी कि कैपिटल रिसिप्ट मानना है। तो 12 36,000 रुपया यहाँ आ जाएगा, और 84,000 जो आपका बचा हुआ 70% वो आपका रेवेन्यू रिसिप्ट कहला जाएगा। तो 36,000 रुपया आपका बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में चला जाएगा, और 84,000 रुपया जो है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में चला जाएगा, यानी कि क्रेडिट साइड में चला जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो देखिए, इसके लिए इस क्वेश्चन में चूंकि आपको दोनों काम कह दिया है, तो आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बनाना पड़ेगा और बैलेंस शीट भी बनाना पड़ेगा। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एंट्रेंस फी 70% 84,000 लिखे हैं इनकम साइड में, और जो 30% बैलेंस शीट में जाना चाहिए था, बैलेंस शीट में लिखे हैं एंट्रेंस फी 30% 3600, और ये अमाउंट डैश इसलिए क्योंकि ये फिल नहीं हुआ। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट जो नया टॉपिक है और आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान में रखते हैं। ठीक है, अभी तक जो हम लोग पढ़े वो बेसिक सा कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे थे। आपका इस टॉपिक से 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, स्पेसिफिक एंड जनरल फंड। तो चलो इसको हम लोग समझते हैं कि क्या होता है ये। अब देखिए, ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो 2 तरीके का डोनेशन आता है। एक होता है जनरल, जनरल कहने मतलब इसमें कोई बर्डन नहीं है, तो ये डायरेक्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में चला जाएगा। कहाँ? इनकम साइड में, इनकम साइड में यानी कि क्रेडिट साइड में। पर अगर स्पेसिफिक है, जैसे स्पोर्ट्स क्लब के लिए स्पोर्ट्स फंड आया है ना, ये बिल्डिंग फंड आया, स्विमिंग पूल फंड आया, तो ये सब जो है ये स्पेसिफिक फंड होता है, और स्पेसिफिक फंड का एंट्री होता है बैलेंस शीट में। कहाँ? लाइबिलिटी साइड में। मगर आपको खास बात क्या ध्यान में रखना है, कभी कभी जैसे मान लीजिए बिल्डिंग फंड के नाम पे आया कुछ पैसा, बिल्डिंग फंड, तो बिल्डिंग फंड में मान लीजिए 10 लाख रुपया था, आया 10 लाख रुपया मेरे पास बिल्डिंग बनाने के लिए स्पोर्ट्स क्लब का। तो ये जैसे मान लीजिए मेरे पास एक बंदा आया, 10 लाख रुपया दिया अचानक से स्पोर्ट्स क्लब को, बोला कि एक फ्लोर और बना लीजिए या फिर एक पवेलियन बना लीजिए आप, जहाँ पे मैच होगा बच्चों का। अब पवेलियन बनाने के लिए जो पैसा आया है वो बेसिकली क्या होगा, धीरे धीरे ही नहीं यूज होगा, 10 लाख रुपए एक बार में तो यूज होगा नहीं। तो क्लब क्या किया, बोला कि भाई ऐसा करते हैं ना, 8 लाख रुपया जो यूज नहीं हो रहा है अभी बाद में यूज होगा, इसको इन्वेस्ट कर दीजिए। क्या कर दीजिए? इन्वेस्ट कर दीजिए, और 2 लाख रुपया अभी रखते हैं और इससे अपना काम चलाते हैं, पवेलियन का कंस्ट्रक्शन चालू कर लेते हैं। तो अब ये जो 8 लाख रुपया आप इन्वेस्ट किए हो, इसमें कुछ ना कुछ तो इंटरेस्ट मिलेगा, और ये जो इंटरेस्ट मिलेगा आप इसी फंड में जोड़ देंगे। तो मान लो 50,000 रुपया का इंटरेस्ट मिला, तो 10 लाख रुपया में ही 50,000 रुपया जोड़ देंगे, यानी कि फंड में जोड़ देंगे। तो हम आपको बताना क्या चाह रहे हैं कि अगर कोई स्पेसिफिक फंड मिलता है आपको कैलकुलेशन में, तो कुछ एक्सपेंस होगा तो उसी फंड से माइनस करते हैं, और कुछ अगर इनकम हो रहा है तो उसी फंड में क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। अब इस चीज को समझने के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा, ये 3 या 4 मार्क्स में इसी तरीके का क्वेश्चन पूछेगा। हाउ विल यू विद द फॉलोइंग आइटम व्हाइल प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट। बैलेंस शीट अगर आप बनाते तो कैसे आप इसके साथ अकाउंटिंग करेंगे। स्पोर्ट्स फंड के नाम पे हमारे पास कितना है? 5 लाख रुपए। 10% स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट कितना दे रहा है? 5 लाख रुपए, यानी कि फंड में पैसा है 5 लाख, और ये जो क्लब है ये कुछ इन्वेस्टमेंट भी किया है। इन्वेस्टमेंट कितने का किया? तो इन्वेस्टमेंट किया आपका है ना, इन्वेस्टमेंट जो है वो आपका 5 लाख रुपए का हुआ। यहाँ पर ये जो 10% दिख रहा है आपको, इसका एक मतलब है, इसका ये मतलब है कि 10% इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, अच्छा। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है? इंटरेस्ट रिसीव किए हैं 37,500। चलिए कोई बात नहीं। अब एक चीज थोड़ा समझो, हम 5 लाख रुपए अगर इन्वेस्ट किए हैं तो इसके हिसाब से 10% कितना मिलना चाहिए था? 50,000 रुपया।
मगर हमको मिला है मात्र कितना, 37,500। मतलब 12,500 रुपया अभी भी लेना बाकी है। बात समझे, 50,000 रुपया अगर हम कहीं 5 लाख रुपया इन्वेस्ट किए हैं 10% के हिसाब से, तो एक साल में हमको कितना मिलना चाहिए, 50,000। मगर 37,500 ही दिखला रहा है आपके अकाउंटिंग में, आपको कितना मिला है, 37,500। तो आप समझ गए कि 50,000 में 37,500 मिल चुका है और 12,500 अभी भी लेना बाकी है। और चूंकि अभी भी लेना बाकी है तो ये आपके लिए क्या हो गया, एसेट्स हो गया। ठीक है, तो ये एक कॉन्सेप्ट है जो कि आपको समझना है। जब भी यहाँ पे परसेंटेज दे देना, आपको ये चीज मानना पड़ेगा कि वहां पे से इंटरेस्ट का इनकम मिलने वाला है। ठीक है, तो अभी तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये जो इन्वेस्टमेंट है इसमें आपको इंटरेस्ट मिलेगा। 37,500 मिल चुका है और 12,500 अभी भी लेना बाकी है। अच्छा, डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड 1,20,000 दे रहा है, इसका ये मतलब है कि डोनेशन मिला है। तो डोनेशन और मिला है, मतलब पहले से तो था ही 5 लाख, 1,20,000 और मिल गया तो और अच्छी बात है, ऐड कर देंगे फंड में, जितना आएगा उतना ऐड करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है स्पोर्ट्स प्राइज अवॉर्डेड 1 लाख, इसका मतलब है 1 लाख रुपए का स्पोर्ट्स प्राइज बांटे हैं। कोई बात नहीं, तो जितना भी स्पोर्ट्स प्राइज बांट रहे हैं वो आपके लिए एक्सपेंस हो जाएगा और उसको माइनस करेंगे। और लास्ट कह रहा है एक्सपेंसेज ऑन स्पोर्ट्स इवेंट 15,000, मतलब स्पोर्ट्स इवेंट कराए हैं और उसमें कितने का खर्च हुआ है, 15,000 रुपए का। तो बेसिक सा फंडा है, 1 लाख रुपए का एक्सपेंस है, 15,000 रुपए का एक्सपेंस है। अब देखिए प्रेजेंटेशन कैसा होगा। आपको पता है कि स्पोर्ट्स फंड में पहले से कितना है, 50,000, वो लिखें। बैलेंस शीट में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि स्पेसिफिक फंड है। 10% स्पोर्ट्स फंड कितने का है, 50,000, 5 लाख रुपए का, वो भी लिख दिए। स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट है तो इन्वेस्टमेंट आपके लिए एसेट्स होता है, इसलिए उसको कहाँ लिखेंगे, एसेट साइड में। ठीक है, अच्छा, इंटरेस्ट की बात करें तो देखो टोटल आपको 50,000 रुपए इंटरेस्ट होता है, जिसमें कि 37,500 मिल चुका है और 12,500 नहीं मिला। तो देखो इट डजंट मैटर कि आप, इट डजंट मैटर कि पैसा मिला है कि नहीं, आपको एक चीज समझना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए 5 लाख रुपए पे 50,000 रुपया मेरा इंटरेस्ट बनता है, जिसमें कि 37,500 मिल चुका है, 12,500 नहीं मिला। देखिए नहीं मिला है कोई बात नहीं, कोई बड़ा डील नहीं है, मगर आप अपना, आपका इनकम कितने का जनरेट हुआ, 50,000 का, तो आप यहाँ पे अलग अलग शो करेंगे। जो मिल गया वो अलग और जो नहीं मिला वो अलग। और जो नहीं मिला वो आपके लिए एक तरीके का एसेट्स भी है। क्यों, क्योंकि आपको पैसा लेना है, किससे लेना है, जहां इन्वेस्ट किए। तो दो तरीके से एंट्री होगा यहाँ पे। पहली बात तो 37,500 जो मिल गया है वो आप एक बार लिख दिए यहाँ पर, और जो 12,500 नहीं मिला वो भी लिख दिए, और उसके लिए अलग अलग नाम। एक्रूड इंटरेस्ट क्यों लिखे, क्योंकि वो इनकम जो जनरेट हो चुका है पर मिला नहीं है, उसके लिए टर्म यूज करते हैं एक्रूड इंटरेस्ट। तो यहाँ पर इंटरेस्ट जनरेट हो चुका है 12,500 पर मिला नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं एक्रूड इंटरेस्ट। ठीक है, अच्छा, और ये एक्रूड इंटरेस्ट को आपको 12,500 को यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा एसेट साइड में। क्यों, क्योंकि अगर मिल जाता तो आपको फ्यूचर में मांगना नहीं था, पर यहाँ पे मिला नहीं है तो ये आपके लिए क्या हो गया, एसेट्स। तो ये एक तरीका है। तो बेसिक सा फंडा है, इनकम टोटल आपका 50,000 का है तो 50,000 शो करेंगे मगर ब्रेक करके, और 12,500 जो नहीं मिला है वो आपको एसेट साइड में शो करना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, आपको 1,20,000 रुपए का और मिला है, तो 50,000 तो ये ऐड कर ही दिए, 1,20,000 रुपए का डोनेशन मिला और 5 लाख पहले से था, टोटल कितना हो गया, 6,70,000 रुपए। 6,70,000 रुपए में 1 लाख का प्राइस बांटे, वो लेस कर दिए, और एक्सपेंसेस किए हैं 15,000 का, तो टोटल वैल्यू कितना बचा, 5,55,000 रुपए। तो ये एक तरीका है आपका शो करने का। ठीक है, इसी तरीके से आप शो करेंगे। कहने का मतलब जो एक्सपेंस है उसको आप माइनस करेंगे और जो इनकम है उसको आप ऐड करेंगे। जैसे ये आपका ऐड हुआ है, क्यों ऐड हुआ है, क्योंकि आपके लिए एक तरीके का इनकम है, और ये दोनों लेस किए हैं
क्योंकि ये आपके लिए एक्सपेंसेस है, ठीक है। और यहाँ पर आपको ये कैलकुलेशन भी शो कर दिया, 50 में 37,500 मिला है तो 12,500 क्या है, एक्रूड इंटरेस्ट है, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, मैच एक्सपेंस, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। कह रहा है शो द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनपीओ। एनपीओ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप शो करिए इसको, क्या शो करना है, मैच के नाम पे एक्सपेंस कितना किए 8 लाख रुपया, मैच फंड कितना आया था 4 लाख रुपया, डोनेशन कितना आया है 2,40,000 और टिकट बेच के कितना आया है 3,60,000। अब देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है कि मैच हुआ, टिकट बेचे, मैच फंड में पहले पैसा था 4 लाख रुपया, टिकट बेच के कुछ पैसा आया, कुछ डोनेशन अलग से आया और कुछ पहले से था। तो जो पहले से था और जो टिकट बेच के आया और जो डोनेशन अलग से मिला है वो आपके लिए एक तरीके का इनकम हो जाएगा। तो इन तीनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे और ये जो एक्सपेंस किए इसको क्या करेंगे, लेस करेंगे, बस। अब इसको बैलेंस शीट में शो करना है। तो देखिए मैच फंड जो पहले से 4 लाख रुपया था वो लिखें, डोनेशन आपको कितना मिला है 2,40,000, टिकट बेच के कितना आया 3,60,000, टोटल आपके फंड में आ गया 10 लाख रुपया, जिसमें से 8 लाख रुपए आप खर्च किए हैं मैच एक्सपेंस के नाम पे, तो बचा कितना 2 लाख रुपए, हो गया, ठीक है। चलिए इसी तरीके से आपको बनाना है। एक और बताते हैं, आज का ये लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, इसका किस तरीके से अकाउंटिंग होगा। तो देखो, सो हाउ वुड यू डील विद द फॉलोइंग आइटम व्हाइल प्रिपेयरिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने वक्त आप इसके साथ कैसे डील करेंगे। पहला केस दे रहा है, अलग अलग 3 केस दिया है आपको, केस 1, केस 2 और केस 3, कोई बात नहीं। देखिए केस 1 कह रहा है प्राइज अवॉर्डेड 5,000, बस आपको ये बोला कि प्राइज बांटा गया है 5,000 रुपए का, तो ये आपके लिए जनरल नेचर का खर्च है, कोई फंड वगैरह नहीं है। अगर फंड रहता तो बैलेंस शीट में जाता, मगर यहाँ पे कोई फंड नहीं है, बस बोल रहा है प्राइस बांटे, तो ये चला जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में, क्योंकि ये एक तरीके का क्या है, एक्सपेंस है। तो देखो इसके लिए आपको क्या बनाया है यहाँ पे सॉल्यूशन में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, डेट लिख देंगे फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, और एक्सपेंडिचर साइड जो कि डेबिट में आता है टू प्राइज अवॉर्डेड 5,000 लिख दिए, ठीक है, क्योंकि सिर्फ आपका एक्सपेंस है ये और कुछ नहीं है। मगर सेकंड केस जो है वो थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा ध्यान से देखो, क्योंकि यहाँ पे डाटा अलग तरीके से दिया। कह रहा प्राइस बांटे हैं 5,000 का, प्राइज फंड है आपका 40,000 का। अब बताओ पहले से ही आपका प्राइज फंड है 40,000, तो भाई फंड है, और अगर ये फंड है तो ये कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा। और आपको याद है जो भी इनकम है इसी फंड में जोड़ेंगे और जो भी एक्सपेंस है इसी में से माइनस करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है प्राइस बांटा गया है 5,000 का, फंड में कितना था 40,000, एंड लास्ट लाइन कह रहा है डोनेशन फॉर प्राइज रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 7200, और एक साल में डोनेशन भी मिला है। तो 40,000 पहले से था, डोनेशन 7200 रुपया मिला, टोटल हो जाएगा 47,200, और 5,000 का एक्सपेंस है तो वो माइनस करेंगे। तो देखिए बैलेंस शीट में किस प्रकार से लिखाएगा, बैलेंस शीट में आपका लिखा रहा है बैलेंस शीट एसेट जो डेट है वो लिख दिए, लाइबिलिटी साइड में आया, क्यों, क्योंकि फंड है ये, प्राइस फंड, ओपनिंग कितना है 4,40,000 रुपया, अलग से डोनेशन मिला है 72,000, टोटल 7200, टोटल हो गया 47,200, 5,000 रुपए का एक्सपेंस किए, बचा कितना 42,200 रुपए। तो बेसिकली तुम यहाँ पर देख पा रहे हो कि किस तरीके से अकाउंटिंग करना एकदम सिंपल है और सरल है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, प्राइस बांटे हैं 5,000 रुपए का, चलिए भाई कोई बात नहीं, प्राइस फंड कितने का है 40,000 का, डोनेशन अलग से मिला है 7200 रुपया, ये तो पहले था। ये लाइन जो ब्लू लाइट हाइलाइटर से हाईलाइट कर रही है ये नया है। 9% प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट 40,000, इन लोगों के पास एक इन्वेस्टमेंट भी है, नाम है 9%। अब ये बताइए जैसे ही 40,000 का इन्वेस्टमेंट बताया
और आपको कह रहा है कि 9% का इंटरेस्ट है, तो 9% जोड़ेंगे तो 9 चौको 3600 रुपये इंटरेस्ट मिलना चाहिए। 40,000 का इन्वेस्टमेंट है और 9% अगर बोल रहा है तो 9% के हिसाब से 3600 होना चाहिए। मगर इंटरेस्ट जो मिला है, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट मात्र 2700 बोल रहा है। इनकम है मेरा 3600 मगर मिला है 2700, तो है ना 900 रुपया, 900 रुपया अभी और लेना बाकी है। तो यानी कि ये जो 900 है ये हो गया आपके लिए एक्रूड इंटरेस्ट। एक्रूड इंटरेस्ट क्यों हो गया? क्योंकि ये इंटरेस्ट जनरेट तो हो चुका है पर मिला नहीं है। तो इसका बैलेंस शीट में कैसे होगा प्रेजेंटेशन? देखिए, बैलेंस शीट एज एट प्राइस फंड में पहले से ओपनिंग बैलेंस कितना है? 40,000 रुपया। डोनेशन जो मिला है 7200 रुपया वो ऐड कर दिए, और यहाँ पर आप देखिए 2700 रुपया जो मिल चुका है और 900 जो नहीं मिला, टोटल कितना ऐड किया? 3600 रुपया, जो इंटरेस्ट वाला आपका इनकम है। और जो प्राइस बांट रहे हैं 5000 का वो लेस कर दिए, तो टोटल इतना बचा। अब देखिए एसेट साइड में दो आइटम दिख रहा है, क्यों? क्योंकि भाई तुम जो इन्वेस्टमेंट किए हो वो आपके लिए एक तरीके का एसेट्स है और ये चला जाएगा अलग एसेट साइड में। और जो 900 रुपया नहीं मिला है ये भी आपके लिए एसेट्स है, क्योंकि ये इनकम जनरेट तो हो चुका पर मिला नहीं है, तो इसको भी आपको अलग से लिखना पड़ेगा। तो ये है फाइनली आपका बैलेंस शीट का प्रेजेंटेशन। और आपको पता है एग्जाम में ये 3 या 4 मार्क्स में आपसे पूछा जाएगा, ठीक है? तो थोड़ा ध्यान रखेंगे कि हाँ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है? चलो, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये कॉन्सेप्ट। फिलहाल आज के क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। आज हम लोग फंड बेस्ड अकाउंटिंग के ऊपर कॉन्सेप्ट सीखें, ठीक है? टिल देन थैंक यू सो मच।